किडनी क्यों खराब होती है, क्या रीजन होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। आपको अगर अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को रोकना है तो उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना आज के डेट में डॉक्टर के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आज के डेट में पेशेंट के लिए भी है। जब आपने मेडिसिन ही नहीं खाई या मेडिसिन सही तरीके से चली ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके किडनी लेवल बढ़ने बंद हो जाएंगे। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दो बड़े मुख्य कारण हैं किडनी फेल होने के। 80% पेशेंट इन्हीं दोनों की वजह से बनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के कारणों के बारे में कि किसी की किडनी क्यों खराब होती है, क्या रीज़न होता है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तो वो अपना किडनी लेवल के बारे में बात कर रहा होता है कि मेरा किडनी लेवल 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, मगर कि वो कभी भी ये बात नहीं करता कि मेरी किडनी फेल हो रही है, मेरी किडनी को आप बचाओ। किडनी फेलियर के पीछे जो रीज़न होता है पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसकी किडनी क्यों फेल हो रही है। बस वो मेडिसिन खाए जा रहा है और उसके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको अगर अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को रोकना है तो उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना आज के डेट में डॉक्टर के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आज के डेट में पेशेंट के लिए भी है कि उसके साथ किडनी क्यों फेल हुई। तो किडनी फेलियर के जो कारण है वो लिमिटेड से हैं और उनको समझना मुश्किल नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन दिक्कत से, और वो है हाई ब्लड प्रेशर। जब भी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है, लंबे टाइम तक बना रहता है, तो उसकी किडनी के अंदर श्रिंकेज देखी जाती है कि जब भी पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसमें दिखा जाता है कि किडनी का साइज छोटा हो गया। ये छोटा क्यों हुआ, इसको समझ जाओगे तो कभी भी अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ने की नौबत नहीं आएगी, उसे बढ़ने नहीं दोगे आप। तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने पर क्या हुआ कि जब ब्लड आपकी किडनी में एंटर हुआ तो प्रेशर के साथ होने की वजह से जब वो एंटर करता है तो जो वेसल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई अंदर लेके जाती हैं किडनी पे, उन पर जोर पड़ता है। आप कोई चीज़ समझ लो कि ये आर्टरी है, जो वेसल है जो ब्लड को अंदर लेके जा रही है। अब ब्लड यहाँ पर भी दबाव बनाता है, यहाँ पर भी प्रेशर बनाता है, मतलब यहाँ पे जब भी दिल धड़कता है तो यहाँ पे चोट लगती है, दबाव बनता है। अब किसी भी जगह पर आप बार बार आप चोट करते जाओगे तो क्या होगा कि वो जगह हार्ड हो जाती है। जैसे आप बाइक चलाते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे तो देखते होंगे कि आपका ये वाला पार्ट हार्ड हो गया। अगर आप किचन में काम करते होंगे, चक्कू चलाते होंगे और चॉपिंग करते होंगे तो आप देखोगे कि आपके यहाँ पर भी स्किन मोटी हो जाती है। सेम चीज़ आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, किडनी के अंदर हो रही है कि वहाँ की जो वेसल्स हैं वो हार्ड हो रही हैं। अब जैसे ही वो हार्ड होती हैं तो क्या होता है कि जो उसका लूमन साइज है, यानी जितना उसका खून ले जाने की क्षमता है वो घट जाती है। जब वो छोटा हो गया तो उसका असर क्या हुआ कि खून कम अंदर गया। अब खून क्या लेके जाता है, न्यूट्रिशन लेके जाता है, ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है। जब उसे न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिला, तो किडनी उस हिसाब से अपने साइज को छोटा कर लेती है कि मेरे पास तो इतना ही न्यूट्रिशन आ रहा है, इतनी ही ऑक्सीजन आ रही है, तो वो कंपनसेटरी इफेक्ट दिखाते हुए अपने आप को छोटा कर लेती है। यहीं पर नुकसान होना शुरू होता है कि किडनी अपनी फंक्शनिंग को भी खोना शुरू कर देती है। जो नेफ्रॉन्स पहले काम कर रहे थे वो काम करना बंद कर देते हैं, ये कम काम करना शुरू करते हैं, जिसका असर ये होता है कि जो किडनी बॉडी से बाहर चला जाता था पहले किडनी के थ्रू, अब प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता, वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको पता लगता है कि आपकी किडनी फेल होनी शुरू हो गई है। तो अगर एक ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी श्रिंक हो रही हो, ब्लड प्रेशर हाई बना हुआ हो, मेडिसिन खाने के बावजूद भी, तो उस पेशेंट की किडनी को कैसे बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा सकता है। जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता, उस पेशेंट की किडनी को जो डैमेज हो रहा है वो रोका नहीं जा सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अपनी बीमारी के पीछे कारण को समझना और उस कारण पे काम करना। सिर्फ किडनी में काम करते रहोगे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन अपनी उठा के एक बार आप खुद देखो कि आप कौन सी मेडिसिन क्यों खा रहे हो, तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि मैंने कौन सी मेडिसिन किस वजह से खाई। आपको बीपी की मेडिसिन मिल सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मिल सकती है, आपको विटामिन डी, कैल्शियम मिल जाएगा, आपको सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, आपको इंजेक्शंस मिल जाएंगे एरिथ्रोपोइटिन के, जो आपका खून बढ़ाने के लिए होते हैं। बट कोई भी दवाई आपकी किडनी पे काम ही नहीं कर रही। जब आपने मेडिसिन ही नहीं खाई या मेडिसिन सही तरीके से चली ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके किडनी लेवल बढ़ने बंद हो जाएंगे? आप कैसे कह सकते हो कि आपकी किडनी बच जाएगी? तो ज़रूरी है अपनी बीमारी को डेप्थ से समझना कि क्या हो रहा है आपके साथ। अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो आपके लिए अपनी किडनी को बचाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप चलते हैं हम डायबिटिक पेशेंट के ऊपर कि डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटिक की वजह से जो किडनी खराब होती है वो 40% लोग होते हैं। यानी किडनी फेलियर के जितने भी केसेस
केसेस हैं, 100 केसेस में से 40 केसेस सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हो रही होती है। तो उन पेशेंट के लिए डायबिटीज़ को समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ उनकी किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एक बार आप ये बात समझ गए, आप मेरे से लिखवा लो कि कभी भी आप अपने शुगर लेवल को बढ़ने नहीं दोगे, चाहे आपको जो मर्जी करना पड़े, चाहे आपको इंसुलिन लेना पड़े, चाहे आपको मेडिसिन लेनी पड़े, बट अपने शुगर लेवल को कभी भी आप बढ़ने नहीं दोगे। शुगर जो होती है हमारी बॉडी में, उसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 80 टू 120 हम लेके चलते हैं, फास्टिंग पीपी दोनों मिलाकर। तो किडनी क्या करती है कि जैसे ही शुगर लेवल आपके 200 प्लस होने शुरू होते हैं, किडनी एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करती है शुगर के लिए, क्योंकि उसको बाकी ऑर्गन्स को बचाना होता है, बाकी ऑर्गन्स को डायबिटीज़ के असर से बचाना होता है। तो क्या करती है कि यूरिन का वॉल्व खोल के यूरिन के थ्रू शुगर को बाहर करना शुरू कर देती है कि बाहर जाओ बाहर जाओ। अब आप खुद समझ सकते हो, एक तो आपकी ब्लड के अंदर शुगर की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हुए वो किडनी पर भी जा रहा है। जैसे वो आपकी आइज़ को नुकसान पहुंचाता है, जैसे आपके नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही नुकसान पहुंचा रहा है आपकी किडनी को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको नुकसान पहुंच रहा है और वो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उस एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने के लिए। तो दोनों तरफ से मार पड़ने की वजह से किडनी धीरे धीरे अपने फंक्शन को खोना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो खून साफ करने की क्षमता है किडनी की, वो कम होनी शुरू हो जाती है। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि किडनी लेवल अप, यूरिया लेवल अप, पोटेशियम अप। तो ये दिक्कत क्यों आई कि हमारी जो शुगर थी, डायबिटीज़ थी, वो अनकंट्रोल्ड रही। अब आप खुद समझो कि आपने सब कुछ किया, आपने इंसुलिन भी लिया, आपने सारी मेडिसिन ले ली, उसके बावजूद भी आपकी शुगर लेवल अगर अप रहती है, बड़ी रहती है, तो कैसे आपकी किडनी बचेगी? नहीं बच सकती ना। यही दिक्कत आती है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हम किडनी फेलियर का ज़रूर कर रहे होते हैं, मगर उसके पीछे जो रीज़न होता है, अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता तो पेशेंट के अंदर किडनी लेवल डाउन नहीं हो पाते। अगर पेशेंट उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं करता, अपना बीपी और शुगर को सही तरीके से मॉनिटर नहीं करता, वो देखता नहीं है कि मेरा लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो भी पेशेंट को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट गलती एक और क्या करते हैं कि बीपी और शुगर टेस्ट करते हैं मेडिसिन खाने के बाद, कि मेडिसिन खाने के बाद मेरे लेवल क्या हुए, जबकि पेशेंट को चेक करना चाहिए अपना बीपी शुगर मेडिसिन खाने से पहले, कि कम से कम उसको ये तो पता हो कि उसका ब्लड प्रेशर कितना हाई जाता है, शुगर कितनी हाई जाती है। तो इस इसका आपने ध्यान रखना है। बीपी और शुगर को पूरे 24 घंटे आपने नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर रखना होता है। ये नहीं कि मेडिसिन खाया 3-4 घंटे ठीक रहा, उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो गया, ये ब्लड प्रेशर नहीं चलेगा, ये शुगर नहीं चलेगी। दोनों ही चीज़ों को सही तरीके से मॉनिटर करना है। उसका पूरा चार्ट बनाओ, टाइम के साथ दिन में कई बार उसको चेक करो, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि शुगर लेवल आपकी पूरे दिन भर मेंटेन रहती है, पूरा दिन भर आपका बीपी मेंटेन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अब अगर आपकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हो रही है तो हमें कैसे पता लगता है? जब पेशेंट हमारे पास आता है किडनी फेलियर का, तो हम उससे पूछते हैं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? पेशेंट कहता है मुझे डायबिटीज़ है, मैं ये फलाना फलाना मेडिसिन ले रहा हूँ। और अगर पेशेंट के पास उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और उसके अंदर किडनी का साइज नॉर्मल आ रहा है, तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि पेशेंट की किडनी को डैमेज पहुंचा है डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि किडनी के साइज पे फ़र्क नहीं आया। क्योंकि किडनी के साइज में फ़र्क कब आएगा? जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी, तो ही उसके साइज में चेंज आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया दे देता है कि पेशेंट की दिक्कत कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कौन सी उसकी जड़ है, कौन सी उस बीमारी का कारण बना कि उसकी किडनी फेल होनी शुरू हुई। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको की किडनी फेलियर किस रीज़न से हो रही है। अब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दो बड़े मुख्य कारण हैं किडनी फेल होने के। 80% पेशेंट इन्हीं दोनों की वजह से बनते हैं, मगर बाकी जो 20% हैं उनके अंदर आ जाती है ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जो सबसे बड़े कारण है किडनी फेलियर के। सबसे पहले आता है आपका पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी एक ऐसी बीमारी है जो हमें देखने को मिलती है परिवार के अंदर, कि आपके चाचे को भी है, चाचे के बेटे को भी है, बुआ को भी है, और हो सकता है कि ये सिर्फ आप में नजर आ रही हो। इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि किडनी के ऊपर रसोलियां, गांठें बननी शुरू हो जाती है। गांठें बनने की वजह से किडनी का साइज बड़ा हो जाता है। तो कभी आपने अगर अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आप ये देखते हो कि किडनी का साइज बड़ा आ रहा है और उसमें मल्टीपल सिस्ट आ रही हैं, दैट मीन्स कि आपकी किडनी को जो नुकसान पहुंच रहा है वो उन सिस्ट, उन रसोलियों की वजह से पहुंच रहा है। अब अगर ये रसोलियों को हम बढ़ना नहीं रोकते, इसकी ग्रोथ को कम नहीं करते, इनका साइज छोटा नहीं करते, तो क्या होगा कि डैमेज चलता रहेगा, और जब तक डैमेज चलता रहेगा किडनी लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपको फाइनली एंड होगा डायलिसिस पे या फिर ट्रांसप्लांट पे। अगर हम चाहते हैं कि किडनी के ऊपर सिस्ट ना बने,
क्रिएटिनिन डाउन हो तो हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के साथ साथ उस सिस्ट का भी इलाज करना है कि उस सिस्ट की फॉर्मेशन को हम घटा सके। हमने कुछ इस तरह से मेडिसिन देनी है कि सिस्ट का साइज बढ़ना रुक जाए, क्योंकि अगर सिस्ट का साइज बढ़ना भी रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उसका सीधा सीधा असर किडनी की फंक्शनिंग में पड़ना शुरू हो जाता है कि किडनी के जो लेवल्स हैं वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो जाता है, यूरिया डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से एक और जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं आईजी नेफ्रोपैथी। आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम हमारी किडनी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, उसको लगता है कि ये शायद कोई गलत चीज़ है और उस पर वो अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं आईजी इम्यूनोग्लोबिन, इसी वजह से उसका नाम पड़ा आईजी नेफ्रोपैथी। ये आईजी इम्यूनोग्लोबिन जब किडनी की मेम्ब्रेन के ऊपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो ये जहाँ डिपॉजिट होता है वहाँ पर ले आता है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। अब आप खुद समझ सकते हो कि किसी जगह पर अगर सूजन आ जाएगी तो वो चीज़ फंक्शन कर पाएगी सही तरीके से? नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो खून छानने की क्षमता है वो घटनी शुरू हो जाती है, और उसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो दिक्कत आ रही है किडनी को, वो किडनी की क्रिएटिनिन बढ़ने से नहीं आ रही, वहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन से। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है। तो नॉर्मली पेशेंट को यहाँ पर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से हमें पता है कि इम्यून सिस्टम आपका डिप्रेस हो जाता है, कम काम करता है। मगर जितने भी पेशेंट आईजी नेफ्रोपैथी के होते हैं, बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड पे चल रहे होते हैं, तो भी उनके लेवल बढ़ते चले जाते हैं। कुछ खास कंट्रोल देखने को नहीं मिलता स्टेरॉइड से, क्योंकि वहाँ पर इम्यून सिस्टम इवॉल्व कर जाता है, बल्कि साथ में और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर फैट और वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो ग्रोथ है, अगर छोटा बच्चा है उसकी ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है। तो और ये एक और समझने वाली बात है कि जो आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं वो आपको ज़िंदगी भर नहीं चल सकते। जैसे ही स्टेरॉइड हटेंगे दोबारा से आपका इम्यूनिटी का अटैक होगा और दोबारा से आपकी किडनी फेल होनी शुरू होगी। तो हमें कुछ ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए होता है जो पेशेंट को बिना नुकसान पहुंचाए पेशेंट की किडनी को सही सलामत रखे। और इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हम स्टेरॉइड्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, हम यूज़ करते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर ऐसे काइंड ऑफ ड्रग्स होते हैं जो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो उसे नॉर्मल लेकर आएंगे, और अगर ज़्यादा है उसे मॉड्यूलेट करते हुए नॉर्मल लेकर आएंगे। इसलिए जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं किडनी के, उनमें सबसे ज़्यादा हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं कि एक बार इम्यूनिटी को कंट्रोल हमने कर लिया उसके बाद किडनी अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बाकी जो मेडिसिन इसमें दी जाती है वो होती है एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को घटाने वाली, और मेम्ब्रेन के ऊपर जो अगर आईजी इम्यूनोग्लोबिन की डिपोजिशन है और सूजन है, जैसे ही वो सूजन जाएगी किडनी की फंक्शनिंग वापस आनी शुरू हो जाती है, किडनी के लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट की कंडीशन सुधरनी शुरू हो जाती है। अब समझने वाली बात है कि हम आईजी नेफ्रोपैथी को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आईजी नेफ्रोपैथी को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है जिसपे डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को आईजी नेफ्रोपैथी हो सकता है, पहले आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर अल्ट्रासाउंड करने पे किडनी का साइज नॉर्मल है, पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर है बट साइज में श्रिंकेज नहीं है, और तो पेशेंट को कहा जाता है कि आपने बायोप्सी करवानी है। और साथ साथ पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है कि फैमिली में किसी की डेथ किडनी फेलियर की वजह से तो नहीं हुई, कि फैमिली में किसी और को तो आईजी नेफ्रोपैथी तो नहीं है। तो ये जब सारे फैक्टर्स को हम एक साथ करके देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को आईजी नेफ्रोपैथी हो सकता है। इसी के बाद ही पेशेंट को किडनी बायोप्सी के बारे में बोला जाता है कि जाओ आप किडनी की बायोप्सी करवाओ। तो बायोप्सी के अंदर बहुत क्लियर कट आ जाता है कि पेशेंट को आईजी नेफ्रोपैथी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि आपको क्या बीमारी है, क्योंकि जब तक आप बीमारी की जड़ पे काम नहीं करते, बीमारी कॉज पे काम नहीं करते, तब तक बीमारी आपके शरीर में बढ़ती रहती है। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट के साथ क्या हो रहा होता है कि पेशेंट सब कुछ मेडिसिन ले रहा है, सारी मेडिसिन खाने के बाद, एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद भी उसके लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उसकी विफलता का कारण है कि आपके किडनी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ ज़रूरत है आपको समझने की आपको बीमारी क्या है और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आप अपनी किडनी फेलियर की दिक्कत को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैंने सबसे बड़े जो रीज़न है किडनी फेलियर के उनको कवर कर लिया है। कुछ और रीज़न होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एक और बड़ा रीज़न है किडनी फेलियर का, मगर उसको हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर के बारे में, या फिर कैसे किडनी को डाउन किया जा सकता है, कैसे अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जा सकता है, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। इस सुविधा का आप लाभ उठाओ, डॉक्टर से बात करो, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ, वो आपका आइडेंटिफिकेशन बना देंगे कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है और कैसे आप क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो, वो भी आपको बताया जाएगा। आपको सही तरीके से मेडिसिन दी जाएगी, सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो पेशेंट मुझसे आकर मिलना चाहते हैं क्लिनिक पर, उनके लिए भी यही नंबर है, कॉल कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, रिपोर्ट्स दीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आके मिलिए, क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक आपकी सही बीमारी का सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं, स्पेशल टॉपिक पे बनाऊं किडनी फेलियर से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जब मैं उन रिक्वेस्ट को देखूंगा, उन कमेंट्स को देखूंगा, उस पर जरूर वर्क किया जाएगा। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।